हाय ऑल, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल से कि ईवे बिल की वैलिडिटी कब स्टार्ट होती है और ईवे बिल कब एक्सपायर होता है। ठीक है, लेकिन वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, जो सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरा गुड्स जो कंसाइनमेंट वैल्यू है गुड्स का वो है मोर देन 50,000 और मैंने ईवे बिल नहीं बनाया और गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक पेनल्टी अमाउंट मेंशन्ड है लॉ में कि आपको सो एंड सो अमाउंट की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि डिपार्टमेंट आपके गुड्स को और जिस व्हीकल में गुड्स जा रहे हैं उन दोनों को डिटेन कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा, जब्त कर लेगा। अगर आपको जो व्हीकल में गुड्स जा रहे थे वो व्हीकल वापस चाहिए, वो गुड्स वापस चाहिए, तो आपको टैक्स अमाउंट और पेनल्टी अमाउंट दोनों डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। टैक्स और पेनल्टी पे करने के बाद ही आप उस डिटेन्ड व्हीकल को और डिटेन्ड गुड्स को डिपार्टमेंट से वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ये मानता है कि अगर आप ईवे बिल फाइल नहीं करते हो तो आप टैक्स की चोरी करना चाहते हो। आप डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, जो 50,000 के ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो क्या करना चाहते हो, आप हाइड करना चाहते हो और उस पर टैक्स पे करना नहीं चाहते। इसीलिए ईवे बिल को मैंडेटरी कर दिया गया है 50,000 के सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर, है ना। और ईवे बिल जनरेट करना क्या है, मैंडेटरी है। नहीं करोगे तो क्या होगा, गुड्स डिटेन होंगे, व्हीकल भी डिटेन होगा और उनको छुड़ाने के लिए आपको टैक्स और पेनल्टी अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फाइन, सो हम स्टार्ट करेंगे वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल से। फ्रेंड्स, ईवे बिल के लिए वैलिडिटी पीरियड देना जरूरी क्यों है। मान लीजिए आपको आज गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं और आपने एक ईवे बिल जनरेट किया, तो आप इस ईवे बिल को बार बार यूज ना करें। आज भी वही ईवे बिल यूज किया, 5 दिन बाद भी वही ईवे बिल यूज किया और 20 दिन बाद भी वही ईवे बिल यूज किया, तो आप एक ही ईवे बिल के जरिए बार बार गुड्स ट्रांसपोर्ट ना करें। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, ईवे बिल की एक एक्सपायरी डेट लगा दी गई, ईवे बिल का एक वैलिडिटी पीरियड बना दिया गया ताकि लोग टैक्स इवेजन ना करें, टैक्स की चोरी ना करें। कई बार क्या करते हैं लोग, एक ही इनवॉइस और एक ही ईवे बिल के बेसिस पे गुड्स निकालते रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मान लीजिए अगर ईवे बिल का कोई वैलिडिटी पीरियड ही नहीं होता तो आपने आज भी उसी बिल के बेसिस पे, ईवे बिल के बेसिस पे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिया, 10 दिन बाद भी उसी के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को आप एक ही बार इन्फॉर्म कर रहे हैं, है ना। ईवे बिल एक बनाया तो डिपार्टमेंट को कितनी बार इन्फॉर्म किया, एक ही बार इन्फॉर्म किया कि हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने आज भी किए। मान लीजिए 10 दिन बाद फिर करने थे तो उसी ईवे बिल के बेसिस पे कर दिए, तब आपने नया जनरेट नहीं किया। फिर 10 दिन बाद फिर से करने थे तो उसी ईवे बिल के बेसिस पे कर दिए, फिर नया जनरेट नहीं किया। तो इससे क्या होता है, टैक्स की चोरी होती है। फाइन, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ईवे बिल का एक वैलिडिटी पीरियड बना दिया। सो इफ डिस्टेंस विद इन द कंट्री is up to 100 kilometers, if you are transporting the goods up to a distance of 100 kilometers, तो ईवे बिल की वैलिडिटी कितनी होगी। सो वैलिडिटी इज 1 day इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब फ्रेंड्स, ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है। तो मान लेते हैं आपको एक मशीनरी किसी को सप्लाई करनी है और मशीन की साइज है 40 फीट। तो आपने क्या किया, जो ट्रक मंगवाया उसकी साइज थी 20 फीट और मशीन जो ट्रांसपोर्ट करनी है उसकी साइज है 40 फीट। तो आपने उस ट्रक के पीछे एक्स्ट्रा लोडिंग प्लेटफॉर्म्स लगवा दिए ताकि इस मशीनरी को आप क्या कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको रेसिपिएंट के प्रीमाइसेस तक। तो जब ट्रक की लोडिंग कैपेसिटी के ओवर एंड अबव आप उसमें एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स ऐड करवाते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गुड्स, तो वो क्या बन जाता है, ओवर डायमेंशनल कार्गो। ठीक है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रक्स जो क्या करते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ओवर डायमेंशनल कार्गो। जिन ट्रक्स में क्या होते हैं, एडिशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ओवर एंड अबव द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रक। तो इधर क्या लिखा है, 1 day, वैलिडिटी पीरियड इज 1 day इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो ना हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल ट्रक है तो वैलिडिटी पीरियड कितना है, 1 day अगर आपका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। फाइन, फिर क्या लिखा है, फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 additional day इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल
कार्गो मतलब मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है 250 किलोमीटर्स, सो फर्स्ट 100 के लिए 1 दिन, सेकेंड 100 के लिए 1 दिन, और फिर कितना बचा 50 किलोमीटर। तो क्या बोला है 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब बाकी के जो 50 किलोमीटर बचे उसके लिए भी 1 दिन। तो आपका ई वे बिल कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, 3 डेज के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। फॉर 100 किलोमीटर्स 1 डे एंड फॉर एवरी 100 एडिशनल और पार्ट देयर ऑफ कितना 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। 500 किलोमीटर करना है तो कितने 5 दिन। लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में क्या है, सो फॉर अप टू 20 किलोमीटर्स 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो आपको अगर 20 किलोमीटर दूर गुड्स बेचने हैं, ठीक है, तो उस केस में ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड कितना होगा 1 डे। एंड फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर्स, मतलब मान लीजिए 20 नहीं 40, तो 40 के लिए कितना 2 दिन, 60 तो 60 के लिए कितना 3 दिन, ठीक है। फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो मान लीजिए 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है ओवर डायमेंशनल कार्गो से, है ना, तो कितना होगा 5 दिन वैलिड रहेगा आपका ई वे बिल। मान लीजिए 110 किलोमीटर ट्रैवल करना है, सो फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स 1 डे एंड फॉर पार्ट देयर ऑफ, मतलब पार्ट देयर ऑफ मतलब विद इन 20 किलोमीटर्स एनी डिस्टेंस, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, है ना, 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर, तो हमारे 110 किलोमीटर में हर 20 किलोमीटर के लिए कितना 1 दिन, तो 100 किलोमीटर के लिए कितना 5 दिन, और 110 किलोमीटर के लिए कितना, सो फॉर एडिशनल 10 यू विल गेट 1 मोर एडिशनल डे। तो 110 किलोमीटर के लिए कितना 6 दिन का आपका वैलिडिटी पीरियड रहेगा ई वे बिल का, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है, फाइन। फिर क्या लिखा है 1 डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट 1 leg इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। फ्रेंड्स मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है, सो मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब व्हेन मोर देन 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्लूडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मान लीजिए केवल ट्रक से गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, पहले आपके प्रीमाइसेस से ट्रक में लोड किया और फिर कहां ले गए उसको रेलवे कार्गो में, फिर रेलवे से गया वो कस्टमर के सिटी तक, फिर वहां से वापस ट्रक में अनलोड हुआ और कहां गया कस्टमर के प्रीमाइसेस तक। तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, जिसमें रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्ट और शिप, है ना, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या बोला इन केस ऑफ मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 leg इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है एंड एटलीस्ट 1 leg इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, मतलब आपको किससे ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, शिप से ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। 1 leg मतलब मान लीजिए आपने गुड्स ट्रक में लोड किए, फिर शिप में अनलोड किए, शिप से कहां गए वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे और फिर से ट्रक में अनलोड किए, फिर कहां गए वो ट्रक में अनलोड होके कस्टमर के प्रीमाइस पे। सो इन दिस केस 1 leg ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, ठीक है। तो उस केस में क्या बोला है, सो ये सभी में कॉमन है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 leg इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, ये सब में कॉमन है। मल्टी मॉडल शिपमेंट एटलीस्ट 1 leg ट्रांसपोर्ट बाय शिप, मल्टी मॉडल शिपमेंट एटलीस्ट 1 leg ट्रांसपोर्ट बाय शिप, ये सब में क्या है, चारों में कॉमन है, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो किसके बेसिस पे चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो के बेसिस पे, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। बाकी मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 leg इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, ये क्या है, सब में कॉमन है और इसके बेसिस पे ई वे बिल की वैलिडिटी चेंज नहीं होती है, क्लियर है, फाइन, ठीक है। The period of validity shall be counted from time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted
as the period expiring at the midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. So क्या बोला है? Validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at the midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. मतलब मान लेते हैं आपने ई-वे बिल जनरेट कब किया? आपने ई-वे बिल जनरेट किया मान लेते हैं 12:10 पे ऑन 14th मार्च. तो इसका फर्स्ट डे कब एक्सपायर होगा? ठीक है, सो फर्स्ट डे विल एक्सपायर ऑन midnight of, that is midnight 12 of the day immediately following the day of generation. तो जनरेट कब किया? 14 मार्च को. और क्या बोला? midnight 12 of the date immediately following the date of generation. मतलब 12 बजे एक्सपायर होगा कौन सी डेट के? 15th मार्च के 12 बजे, रात को 12 बजे. ठीक है, at 12 AM on 15th मार्च. मतलब इस 12 AM के बाद जो 12/2 या 12/3 या 12/1 होगा वो कौन सी डेट होगी? 16th मार्च होगी. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर हो पा रहा है? फाइन. क्या कह रहा है? अगर मैं मान लीजिए मैं ई-वे बिल जनरेट करता हूं 11:30 को, at 11:30 PM on 14th मार्च. ठीक है, तो इसका फर्स्ट डे कब एक्सपायर होगा? at 12 AM on 15th और 16th, जो भी बोलो. ठीक है, 15 तारीख की रात को 12 बजे, है ना? मतलब इस दिन 12 बजे के बाद कौन सा डेट स्टार्ट होगा? 16th डेट स्टार्ट हो जाएगा. मतलब एट द एंड ऑफ 15th डेट एंड एट द बिगिनिंग ऑफ 16th डेट मेरा वैलिडिटी, मतलब फर्स्ट डे मेरा ई-वे बिल का एक्सपायर होगा. समझ आ रहा है फ्रेंड्स कैसे काउंट करना है वैलिडिटी? तो हमारा ये जो केस है, इस केस में फर्स्ट डे कितने आवर्स के बाद एक्सपायर हुआ? तो 12:10 ऑन 14th मार्च और 12 AM 15th मार्च का, मतलब 15 तारीख को रात को 12 बजे. तो कितने आवर्स हुए? अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स के बाद मेरा फर्स्ट डे एक्सपायर हुआ. इस केस में फर्स्ट डे कब एक्सपायर हुआ? तो मैंने कब जनरेट किया था? 11:30 PM ऑन 14th मार्च. और मेरा एक दिन कब एक्सपायर हुआ? एट 12 AM ऑन 15th मार्च, मतलब एंड ऑफ 15th डेट एंड बिगिनिंग ऑफ 16th डेट. तो इस केस में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स एंड 30 मिनट्स में मेरा ई-वे बिल का फर्स्ट डे एक्सपायर हुआ. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? क्या बोला है? जिस दिन जनरेट किया उसके नेक्स्ट डे के रात को 12 बजे आपका डे 1 एक्सपायर होगा. फिर डे 2 कब होगा? विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स. डे 3 कब होगा? विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स. ठीक है, रीड कर लेते हैं. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स. सपोज एन ई-वे बिल इज जनरेटेड एट 12:04, ठीक है, ऑन 14th मार्च. 12:04 को जनरेट हुआ ऑन 14th मार्च. The first day would end on 12 midnight of 16th March. मतलब 15th मार्च के डे एंड पे और 16th मार्च के डे बिगिनिंग पे 12 बजे क्या होगा? फर्स्ट डे एक्सपायर होगा. सेकेंड डे विल एंड ऑन 12 midnight of 17th मार्च एंड सो ऑन. सेकेंड डे कब एक्सपायर होगा? 16th मार्च के रात को और 17th मार्च की बिगिनिंग को सेकेंड डे एक्सपायर होगा एंड सो ऑन. सो थर्ड डे कब होगा? विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स. फोर्थ डे कब होगा? विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स. ठीक है, तो इस तरीके से ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड काउंट किया जाएगा. फाइन. सपोज एन ई-वे बिल इज जनरेटेड एट 11:58 PM on 14th March. The first day would end on 12 midnight of 16th March. ठीक है, 15 मार्च की रात के 12 बजे. ठीक है, मतलब 16th मार्च की बिगिनिंग को क्या होगा? फर्स्ट डे एक्सपायर होगा एंड सेकेंड डे विल एंड ऑन 12 midnight of 17th मार्च एंड सो ऑन. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? क्या बोला है? पीरियड ऑफ वैलिडिटी shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and your first day will expire on
मिडनाइट ऑफ द डे, मिडनाइट ऑफ द डे मतलब 12 बजे ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल, मतलब 10 तारीख को जनरेट किया मान लीजिए, तो कब एक्सपायर होगा? 11 तारीख की रात को 12 बजे मेरा डे 1 एक्सपायर होगा, ठीक है। 5 तारीख को जनरेट किया तो 6 तारीख की रात को 12 बजे मेरा फर्स्ट डे एक्सपायर होगा। फिर सेकंड डे कब एक्सपायर होगा? 7 तारीख की रात को 12 बजे, है ना। थर्ड डे कब एक्सपायर होगा? 8 तारीख की रात को 12 बजे। चौथा दिन कब एक्सपायर होगा? 9 तारीख की रात को 12 बजे, ठीक है। सो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट कहां पे है? फर्स्ट डे में। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे तो कब एक्सपायर होंगे? एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 24 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। Validity of e-way bill starts when the first entry is made in part B, that is vehicle entry is made first time in case of road transportation, or first transport document number entry in case of rail, air, ship transportation, whichever is the first entry. It may be noted that the validity is not recalculated for subsequent entries in part B. क्या लिखा है? ई-वे बिल की वैलिडिटी कब से स्टार्ट होती है? व्हेन यू मेक फर्स्ट एंट्री इन पार्ट बी, मतलब जैसे ही आप ट्रांसपोर्टेशन डिटेल डालोगे और ई-वे बिल जनरेट करोगे तो आपके ई-वे बिल की वैलिडिटी पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डेट ऑफ जनरेशन कौन सा माना जाएगा? जिस दिन आपने पार्ट बी फिल किया और ई-वे बिल को जनरेट किया, दैट विल बी काउंटेड एज द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। अब पार्ट बी में आप कोई भी डाल सकते हो, रोड से किया तो रोड की डिटेल्स, या अगर शिप से किया, एयर से किया, रेल से किया तो उसकी डिटेल्स। उसके बाद क्या लिखा है? इट मे बी नोटेड दैट द वैलिडिटी इज नॉट रिकैलकुलेटेड फॉर सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन पार्ट बी। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेयंस चेंज होता है तो आपको पार्ट बी अपडेट करना पड़ता है कि अब मेरा गुड्स कौन से व्हीकल में है, ठीक है, व्हीकल नंबर डालोगे, है ना। तो जैसे जैसे आपका व्हीकल चेंज होता जाएगा आप क्या करोगे? पार्ट बी अपडेट करते जाओगे। तो क्या बोला है? जब आपने फर्स्ट टाइम पार्ट बी भरा ना, उसी को मानेंगे डेट ऑफ जनरेशन और वहीं से ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड कैलकुलेट होगा। फिर आप पार्ट बी को बाद में अगर अपडेट करते हो कन्वेंस चेंज करने पे, तो उसका पीरियड, वैलिडिटी पीरियड कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फाइन, लिखा है ना, दैट वैलिडिटी इज नॉट रिकैलकुलेटेड फॉर सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन पार्ट बी। क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं। A consignor hands over his goods for transportation on Friday to transporter. Consignor hands over his goods for transportation on Friday to transporter. Transporter को कब दिए उसने? Friday को. However, the assigned transporter starts the movement of goods on Monday. Transporter ने goods का movement कब start किया? Monday को. तो जब कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को दिए होंगे तो ऑब्वियसली कंसाइनर यानी सप्लायर ने क्या भरा होगा? पार्ट ए भर दिया होगा, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रांसपोर्टर को दिया तो ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी भरना रहता है, जैसा हमने सीखा था। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द डिटेल्स इन पार्ट बी आर अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बोला है? वैलिडिटी पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जब पार्ट बी भरेगा। पार्ट बी कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर भरेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। In the given situation, consignor can fill the details in part A on Friday. जिस दिन गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए उस दिन कंसाइनर ने क्या किया? पार्ट ए फिल करके ट्रांसपोर्टर को दे दिया and hands over his goods to the transporter. When the transporter is ready to move the goods, he can fill part B, that is, the assigned transporter can fill the details in part B on Monday and the validity period of e-way bill will start from Monday. पार्ट बी कब भरेगा ट्रांसपोर्टर? मंडे को। और जब पार्ट बी भरा, जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ, तभी से क्या माना जाएगा? ई-वे बिल वैलिड माना जाएगा और मंडे विल बी द काउंटेड एज फर्स्ट डे ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, ठीक है। फाइन। तो मंडे अगर फर्स्ट डे है, मंडे को मेरा ई-वे बिल जनरेट हुआ, तो मेरा फर्स्ट डे कब कंप्लीट होता है? ट्यूसडे की रात को 12 बजे। सेकेंड डे कब कंप्लीट होता है? वेडनेसडे की रात को 12 बजे। थर्ड डे कब कंप्लीट होता है? थर्सडे की रात को 12 बजे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेयर अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर इंक्लूडिंग ट्रांसशिपमेंट, the goods cannot be transported within the validity period of e-way bill.
क्या बोला है, कुछ एक्सेप्शनल नेचर के सर्कमस्टेंसेस हो गए, अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी हो गया, और ईवे बिल के वैलिडिटी पीरियड के अंदर आप गुड्स नहीं पहुंचा पाए, मतलब आपके गुड्स पहुंचाने से पहले ईवे बिल एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, द ट्रांसपोर्टर में एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड आफ्टर अपडेटिंग द डिटेल्स इन पार्ट बी इफ रिक्वायर्ड। ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, अगर उसको जरूरत पड़े तो ईवे बिल का वैलिडिटी पीरियड क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है। ट्रांसपोर्टर कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल if the consignment is not being reached the destination within the validity period due to the exceptional circumstances like natural calamity, law and order issues, transshipment delay, accident of conveyance, etc. He needs to explain this reason in details while extending the validity period. Extend करने के लिए, validity period को extend करने के लिए उसको जो extension की request में उसको रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों विद इन द टाइम लिमिट गुड्स नहीं पहुंच पाए और क्यों वो चाहता है ईवे बिल की वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड करना। ठीक है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। मान लीजिए 10 बजे आपका ईवे बिल एक्सपायर हो गया, सुबह 10 बजे, और आप गुड्स नहीं पहुंचा पाए, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर कब तक ईवे बिल का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकता है, तो शाम को 6 बजे तक ईवे बिल का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकता है बाय गिविंग डिटेल्ड रीजंस कि क्यों वो ईवे बिल का पीरियड एक्सटेंड करना चाहता है और क्यों गुड्स वो टाइम पे नहीं पहुंचा पाया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। द डिटेल्स ऑफ ईवे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर if registered where the information in part A has been furnished by recipient or the transporter। अगर रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ने ईवे बिल जनरेट किया है तो वो किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, सप्लायर को, किस चीज की, ईवे बिल नंबर की। और इंफॉर्मेशन शैल बी मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड वेयर द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर और ट्रांसपोर्टर। अगर सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने पार्ट ए फिल किया है तो इंफॉर्मेशन किसको देंगे, वो रेसिपिएंट को, किस चीज की, ईवे बिल नंबर की। फाइन। ऑन द कॉमन पोर्टल एंड द सप्लायर रेसिपिएंट एज द केस में बी shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill। तो ई-वे बिल जनरेट करने के बाद कॉमन पोर्टल पे सप्लायर या तो रेसिपिएंट को इन्फॉर्मेशन देगा या तो रेसिपिएंट सप्लायर को इन्फॉर्मेशन देगा। जिसने ई-वे बिल जनरेट किया वो क्या करेगा, दूसरे को इन्फॉर्मेशन देगा ई-वे बिल जनरेट होने की। और जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ई-वे बिल जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, वो ई-वे बिल को कॉमन पोर्टल पे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ई-वे बिल गलती से जनरेट हुआ होगा तो वो बंदा क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ ये गुड्स मैंने ऑर्डर किए हैं, ठीक है, तो ई-वे बिल जनरेट हुआ है वो सही है, तो वो क्या करेगा, ई-वे बिल एक्सेप्ट करेगा। फाइन। अब देखते हैं कि जो एक्सेप्टेंस की टाइम लिमिट है वो क्या है। इन केस द पर्सन टू हुम द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए इज मेड अवेलेबल does not communicate his acceptance or rejection within the specified time, it shall be deemed that he has accepted the said details। क्या बोला है, अगर within the time limit सामने वाला बंदा जिसको कम्युनिकेट किया है ई-वे बिल के जनरेशन के बारे में, अगर वो ई-वे बिल एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस केस में within the time limit अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो it will be deemed to be accepted। ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। सो विद इन कितने टाइम उसको एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पज इज 72 आवर्स ऑफ द डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल। तो विद इन 72 आवर्स उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए 11 तारीख को ई-वे बिल जनरेट हुआ और 12 तारीख को उसके पास गुड्स आ गए, तो उसको कितने टाइम में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था, 12 तारीख तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था। मान लीजिए गुड्स आए 17 तारीख को, 11 तारीख को ई-वे बिल जनरेट हुआ, गुड्स आए 17 तारीख को, तो उसको कितने टाइम में ई-वे बिल एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था, विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। तो नेक्स्ट 72 आवर्स कब एक्सपायर होंगे, मान लेते हैं 12, 13, 14, 14th डेट को नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होगा, एक्सपायर हो गए। तो 14th डेट तक उसको क्या करना था, ई-वे बिल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था। अगर नहीं करेगा या एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और रिजेक्ट भी नहीं करेगा तो क्या मान लिया जाएगा इसको, डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड।
A person in charge of the conveyance shall carry invoice or bill of supply or delivery challan as the case may be, and a copy of e-way bill in physical form or e-way bill number in electronic form except in case of movement of goods by rail or by air or vessel. ठीक है, क्या बोला है? पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस, मतलब अगर ट्रक जो ड्राइवर चला रहा है तो ट्रक ड्राइवर है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, ये किसके लिए कंपलसरी है कैरी करना? वेदर इट बी ए ट्रक ड्राइवर और पर्सन इन चार्ज ऑफ रेल और एयर और वेसल. वेसल मतलब यूजुअली ये वर्ड किसके लिए यूज होता है फ्रेंड्स? शिप्स के लिए. ठीक है, तो इनके जो भी पर्सन इन चार्ज है उनको क्या कैरी करना मैंडेटरी है? इनवॉइस, अगर इनवॉइस नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई नहीं है तो डिलीवरी चालान, जो भी एप्लीकेबल है वो इनको कैरी करना मैंडेटरी है जब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. इसके साथ क्या कैरी करना है? अ कॉपी ऑफ ई-वे बिल भी कैरी करना है. लेकिन ई-वे बिल कैरी करना मैंडेटरी किसके लिए है? केवल पर्सन इन चार्ज ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, मतलब जो ट्रक ड्राइवर है वो क्या करेगा? ई-वे बिल साथ में कैरी करेगा. ई-वे बिल साथ में कैरी करना किसके लिए मैंडेटरी नहीं है? तो गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेल और बाय एयर और वेसल. तो पर्सन इन चार्ज ऑफ रेल, एयर और वेसल साथ में ई-वे बिल कैरी नहीं करेंगे तो भी चलेगा. उनको क्या कैरी करना है? इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान. फाइन. लेकिन जब वो गुड्स लेने जाएंगे रेल से, तो हमने पढ़ा था कि ई-वे बिल शो करने पे ही आपको रेल से ट्रांसपोर्ट किए हुए गुड्स डिलीवर किए जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन. पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस shall carry a copy of tax invoice or the bill of supply issued in accordance with the provision of rules in case where such person is not required to carry an e-way bill under the rules. क्या बोला है? अगर ई-वे बिल के रूल्स के हिसाब से आप ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिनमें ई-वे बिल कैरी करना जरूरी नहीं है, तो आप केवल टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान भी अगर कैरी करेंगे तो भी चलेगा. फाइन. तो ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनमें आप ई-वे बिल कैरी नहीं करेंगे और आप उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो वो गुड्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर.